Welcome to session 3 of the unit on accounts. आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल, लेजर एंड सब्सिडियरी बुक्स। ये इस साल आपके प्रैक्टिकल में इंक्लूड हो रहा है, तो आपको इसके क्वेश्चंस थ्योरी के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, पर आपको अवेयरनेस की जरूरत है इसके बारे में। तो जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स होते क्या हैं, आज हम वो देख लेते हैं। So the size of the business concerns decides the number of books of accounts to be maintained by it. Generally, two main books of account are maintained, journal and ledger. तो जर्नल जो है उसमें आपकी जो भी एंट्री हो रही है, जो भी आपका लेन देन हो रहा है, वो सारा जर्नल में रिकॉर्ड होता है, और लेजर में आप अलग अलग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जर्नल है हमारा अ बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड। इसमें ट्रांजैक्शन जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होते हैं वो इसमें रिकॉर्ड होते हैं। दिस इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। इसके फीचर्स हैं कि इसमें रोज के रोज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं डेट वाइज। दोनों आपके डेबिट और क्रेडिट, वो दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। उसमें एक नरेशन दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है ट्रांजैक्शन का, और क्रॉस चेकिंग आप कर सकते हैं, और डेट वाइज यहाँ पे आपको एंट्री दी जाती है। तो इसका कुछ इस तरह से फॉर्मेट रहता है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो है एलएफ, डेबिट अमाउंट को डीआर लिखा जाता है, क्रेडिट अमाउंट को सीआर। तो जर्नल के कंटेंट्स अभी हमने देख लिए कि डेट आएगा, क्या क्या हमने खर्चा किया है, तो हमें उसमें डेबिट और क्रेडिट हम लिखेंगे। तो डेबिट पहले आएगा, थोड़ी जगह छोड़ के हम टू लिखेंगे। नरेशन समरी में आप लिखेंगे बीइंग या फॉर उस पर्टिकुलर लाइंस पे क्या है, और लेजर फोलियो कहाँ पे पोस्ट किया है। अमाउंट का कॉलम, जर्नलाइजिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। और जर्नल एंट्री है जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा है कि इन्होंने बिजनेस शुरू किया इतने अमाउंट से, इन्होंने एक अकाउंट खोला, इन्होंने गुड्स खरीदे। आइए देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं जर्नल में। तो कुछ इस तरह से हो जाता है ये। कैश अकाउंट का आपने डेबिट किया, अमाउंट आपने लिख दिया डेबिट अमाउंट में। टू कैपिटल अकाउंट, आपने उतना ही अमाउंट क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में लिख दिया, और आपने यहाँ पे लिख दिया बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो ये इसका नरेशन हो गया। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, आपने डेट लिख दी थी August 1, फिर August 2 में आपने क्या ट्रांजैक्शन किया, August 3 में आपने क्या किया, ऐसे ही आप डेट वाइज लिखते आएंगे। तो इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है। उसके बाद आपका लेजर आता है। लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट्स। लेजर इज अ बुक ऑफ मेन एंट्री और फाइनल एंट्री। It is a bounded book which contains all types of accounts, that is personal, real and nominal accounts. These accounts are opened in an orderly manner and index is provided on the first page to find out which account is recorded on which page. तो आपके जो लेजर्स होते हैं उसमें आपका पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, उन सब के लिए अलग अलग बुक बन रही है, और यहाँ पे आप किस जर्नल से एंट्री उठा रहे हैं वो भी आप नोट करते हैं। तो जनरल लेजर जो है आपका, वो रियल और नॉमिनल अकाउंट है, वो मेंटेन कर रहे हैं उसमें। डेटर्स लेजर है जिसमें आप अकाउंट्स ऑफ रिसीवेबल्स लिख रख रहे हैं, और क्रेडिटर्स लेजर है जहाँ पे आप अकाउंट्स ऑफ पेएबल रख रहे हैं। तो लेजर की क्या जरूरत है, एक कंसोलिडेटेड समराइज्ड फॉर्म में है, एक कैश, पर्सन, एक्सपेंस या एसेट के बारे में। तो जर्नल में तो आपने सारे लिख दिए एक के नीचे एक, उसमें क्या खर्चा हो रहा है, कहाँ फायदा हो रहा है, किसके ऊपर खर्चा हो रहा है, वो पता नहीं लगता है। तो लेजर में हम इसको फॉलो करते हैं। ये एक टी फॉर्म में रहता है, इसको ऐसे लिखा जाता है कि लेफ्ट साइड में डेबिट है, राइट साइड में इसका क्रेडिट डिटेल्स है। तो ये फॉर्मेट इसका ऐसे रहता है। डेट, पर्टिकुलर्स, इसमें आपका जनरल जर्नल के कहाँ से इसका आया है एंट्री, वो आप लिखते हैं, अमाउंट आप लिखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो रहा है डेट, पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आ गया, जर्नल फोलियो नंबर और अमाउंट। तो ये आपने लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट रखा है। तो इसके बाद आपकी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैलेंस होना होता है दोनों अकाउंट्स। डिफरेंस ऑन बोथ साइड इज नोन एज द बैलेंस। तो अगर आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं हो रहा है तो उसका डिफरेंस अमाउंट आप लिखते हैं, जहां पे भी कम पड़ रहा है वहां पे आप लिखेंगे बैलेंस अमाउंट।
तो पर्सनल अकाउंट में आपका डेबिट बैलेंस अगर आ रहा है तो आपके पैसे, आपको किसी ने आपको पैसे देने हैं, और क्रेडिट बैलेंस अगर आ रहा है तो आपको किसी को पैसे देने हैं। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस शोज एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट बैलेंस शोज प्रॉफिट्स एंड गेन्स। फिर आपका रियल अकाउंट जो है, रियल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाता है, तो मतलब आपका एसेट्स है बिजनेस के साथ। तो बैलेंसिंग अकाउंट वो आपका वीकली, मंथली, क्वार्टरली कभी भी हो सकता है। तो यूज ऑफ लेजर है कि एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस पर्सन को पता लग जाता है कि उसके डेटर्स कौन है, उसके कर्जदार कौन है, और कौन उसके लेनदार है, क्रेडिटर्स कौन है, और उसके टोटल एक्सपेंसेस एंड गेन्स कितने हैं। तो यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ लेजर का। ये आपको नॉलेज आनी चाहिए, इस साल प्रैक्टिकल नहीं है इसका जो आपको एग्जाम में इसे लिखना पड़े, तो आपको बस इसका नॉलेज होना है फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम, थ्योरी एग्जाम्स के लिए नहीं। तो यहाँ पे आपका सेपरेट अकाउंट आप लेजर बुक में खोलेंगे फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। आपका ट्रांजैक्शन जो है वो जिस अकाउंट में खुला गया है वहीं पर रिकॉर्ड होगा, एक ही नाम के अकाउंट बार बार नहीं खोले जाएंगे। जर्नल एंट्रीज जो आप करेंगे वो लेजर अकाउंट में आप रखेंगे उसको, और आपका जो आपका डेबिट साइड है, आप कौन सा उसमें अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं वो साथ में आप लिखेंगे। तो डेबिट साइड में आप टू लिखेंगे और क्रेडिट साइड में आप उसको बाय लिखेंगे। तो अभी एक एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे जर्नलाइज और लेजर करने के लिए कहा है। जर्नल का तो हम देख चुके हैं, तो हमने उसको पहले ऐसे अकाउंट्स को हमने ऐसे जर्नल एंट्रीज कर दी, और उसके बाद हमने लेजर इसका ऐसे कर दिया कि कैपिटल अकाउंट संजय अकाउंट, ये हमारा कैश अकाउंट है, जो भी मनी टर्म्स में हमने खर्चा किया वो हमने कैश अकाउंट में डाल दिया। फिर हमने जो भी अपना पर्सन है प्रकाश, उसके लिए एक अकाउंट, एक फर्नीचर के लिए अकाउंट, एक परचेज के लिए अकाउंट, सुरेश के लिए अकाउंट, ऐसे हमने बना दिया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि आपको इस साल जरूरत नहीं है। फिर सब्सिडियरी बुक्स, जब हम जर्नलाइज करते हैं और लेजर में लिखते हैं तो हमारे पास कई बार बहुत सारी किताबें हो रही हैं या एक ही किताब में पढ़ा नहीं जा रहा है, तो हम जर्नल एंट्री को छोटी छोटी किताबों में बांट देते हैं जिसको हम कहते हैं सब्सिडियरी बुक्स। सो सब्सिडियरी बुक्स आर आल्सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बट जर्नलाइजिंग इसमें अवॉइड हो जाता है। इसमें एक तरह के ट्रांजैक्शन एक ही किताब में रिकॉर्ड होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, टाइम बचता है, अलग अलग लोग इस पे काम कर सकते हैं, इजी रेफरेंस रहता है आपका, रिकॉर्डिंग भी इजीली आप कर सकते हैं, और एनालिसिस के लिए आपके पास ये अवेलेबल रहता है। तो आप इसको जरूरत क्या है सब डिविजन करने की जर्नल की, कि जर्नल में सब एक साथ ही आप अपना डेटा सारा लिख देते हैं, तो इसको एक एक ट्रांजैक्शन को किससे रिलेटेड है समझना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप अलग अलग किताबें में लिख देते हैं तो वो अलग भी रहता है, साथ में वो आपका हिसाब रखना भी इजी हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स क्या है, परचेज बुक, सेल्स बुक, आप जो खरीद रहे हैं उसका रिकॉर्ड, जो आप बेच रहे हैं सेल्स बुक, जो आप परचेज रिटर्न्स कर रहे हैं, जो आपने खरीदा वो वापस कर रहे हैं वो परचेज रिटर्न्स हो गए, जो आपने सेल्स वापस करी, आपकी वापस हुई वो सेल्स रिटर्न, जो मनी टर्म्स में आप डील कर रहे हैं वो कैश बुक, जो आपने बिल्स रिसीव किए वो बिल्स रिसीवेबल, जो बिल्स पे करने हैं आपको वो बिल्स पेएबल में आप लिख रहे हैं, पेटी कैश आपका जो छोटा मोटा पैसा आप डील कर रहे हैं, और जर्नल प्रॉपर जो आप डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके हर एक बुक का एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये परचेज बुक्स हैं आपकी, और ये आपकी लेजर बुक है। फिर आपका यहाँ पे परचेज बुक के बारे में इन्होंने बताया है। सेल्स बुक है, इसमें क्रेडिट आउटवर्ड क्रेडिट इनवॉइस आप रखते हैं इसमें, तो ये आप नोट कर रहे हैं इसमें। सेल्स बुक है आपकी, लेजर पोस्टिंग आपने करी, आपने अपने सेल्स अकाउंट में देखा। फिर आपकी परचेज रिटर्न्स है, यहाँ पे आप रिटर्न ऑफ गुड्स टू द सप्लायर्स कर रहे हैं, तो आप कैसे उसको वापस कर रहे हैं उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। उसके बाद आपका है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में आपके सेल्स इनवर्ड है, जो भी किसी ने आपने जो बेचा था आपको वापस कर रहे हैं उसका आप रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो बायर जो है वो गुड्स देता है आपको डेबिट नोट के साथ वापस,
और जब क्रेडिट नोट होता है तो आपके सेलर आप परचेजर को देते हैं. So credit note is a statement given by the seller to the purchaser who has returned the goods. तो जिसने हमें गुड्स वापस करे, हम उसको एक ये क्रेडिट नोट देते हैं कि उसके अकाउंट में ये पैसे वापस क्रेडिट होने वाले हैं. तो ये हो गया हमारा क्रेडिट नोट. फिर ये है हमारा सेल्स रिटर्न जो हमने डिस्कस किया. फिर हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा है, जैसे मैंने आपको अभी भी कहा, थ्योरी एग्जाम में ये नहीं आएगा, आपको ये वर्किंग नॉलेज होने की जरूरत है बस. तो सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक्स, ये सब एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके बुक में. और इसके साथ आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट दे रखा है. तो डेबिट नोट में आपका उसके लिए दिया जाता है जो गुड्स परचेज कर रहा है और वो गुड्स वापस कर रहा है, और क्रेडिट नोट उसके लिए बनाया जाता है जो रिसीव कर रहा है, गुड्स वापस कर रहा है. डेबिट नोट सेलर को हम बता रहे हैं कि गुड्स रिटर्न होने, और क्रेडिट नोट जो है वो कॉन्फर्मेशन है ऑफ रिसीविंग द रिटर्न गुड्स. तो ये आपको एक थोड़ा डिस्टिंक्शन मालूम होना चाहिए कि ये कौन बना रहा है. डेबिट नोट है जब सेलर रिटर्न कर रहा है गुड्स, और क्रेडिट नोट है जब हमें वो गुड्स, हमारे पास गुड्स वापस आ रहे हैं. So debit note informs the person that his account is debited. Credit note informs the person who returns the goods that his account is credited. तो उसको उसके बदले में वापस उसके पैसे मिल रहे हैं. फिर डेबिट नोट जो है वो परचेज रिटर्न्स बुक में लिखी जाती है, और क्रेडिट नोट हमारे सेल्स रिटर्न बुक में. दोनों के रंग अलग अलग होते हैं. फिर कैश बुक है हमारी, जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिसमें आप कैश रिसीट एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं. इसकी डबल एंट्री भी होती है, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक, जहाँ पे आप इंटरेस्ट इसका लिख सकते हैं. कैश रिसीट्स जो है आपकी, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहता है. तो आपका कैश मेमो है जहाँ पे आप कैश सेल्स कर रहे हैं, और आपका एक वाउचर रहता है जो आप कैश बुक में लिखते हैं. आपका कैश बुक का फॉर्मेट दे रखा है, यहाँ पे डबल एंट्री और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रखा है. आप ये अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं. तो जैसे मैंने कहा, मैं फिर कह रही हूँ, कुछ भी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आपको ये बुक्स कौन सी हैं, उसमें क्या काम होता है, वो मालूम होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. और आपके बैंक ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है. बैंक ट्रांजैक्शन में आप जैसे जानते ही हैं, आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं. जैसे फिक्स डिपॉजिट, आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इसको डिपॉजिट कर सकते हैं. सेविंग्स डिपॉजिट है, जो आप लोगों के पास भी अपना अकाउंट है. सैलरीड अकाउंट लोगों के लिए रहता है ये. और आपका करंट अकाउंट है, जो बिजनेसमैन यूज करता है, जो रोज के पैसे उसमें जमा होते रहते हैं. और रिकरिंग अकाउंट है, जो आप एक तरह से अपनी इनकम का रोज का एक पोर्शन जमा करना चाह रहे हैं, रेगुलर इनकम का. फिर आपके बैंक अकाउंट में आप जब खोलते हैं तो आपको एक चेकबुक, एक पासबुक और पेन स्लिप्स मिलती है. आजकल आप को ये मिलना या ना मिलना आपके ऊपर निर्भर करता है. आप डिजिटली भी अपना बैंक अकाउंट चला सकते हैं. तो चेकबुक जो डिपॉजिट करता है चेक को, उसको कहा जाता है डिपॉजिटर को ड्रॉअर. और जो जिसके नाम पे चेक बनाया गया होता है उसको कहा जाता है पेई. और जिसके नाम पे चेक बनाया गया है या जिसकी तरफ से चेक निकलेगा उसमें से पैसा, उसको कहा जाता है ड्रॉई, जो हमारा बैंक रहता है. फिर हमारा जो ड्रॉई बैंक, या जिसके जैसे अभी मैंने आपके अकाउंट से पैसे लेने हैं, तो आप हो जाओगे ड्रॉई, और जो मुझे मिलने हैं पैसे तो मैं हो जाऊंगी पेई. अब पासबुक है आपका, इसमें आपका हिसाब रखा जाता है आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, दैट इज डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स एंड बैलेंस. और पेन स्लिप है, जो आपको स्लिप्स मिलती है कैश और चेक को जमा करने के लिए. तो यहाँ पे आपका कैश बुक है आपके बैंक अकाउंट में कैसे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल है. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब भी आपको चेक दूसरी पार्टी से मिलता है तो उसको कैश रिसीव्ड की तरह आप मान के चलते हैं. कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड पार्टीज अकाउंट इज क्रेडिटेड. फिर जब भी आप किसी और को चेक इशू करते हैं तो आप अज्यूम करते हैं कि आपके बैंक से वो पैसा जा चुका है, आप उसको हिसाब वैसे ही रखते हैं.
फिर आपके बैंक में कई बार आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किसी भी, जैसे आपके इंश्योरेंस पॉलिसी है या आपके कोई भी अकाउंट है, उसमें से आप पैसे टाइम टू टाइम निकालते रहें, तो वो भी आपको हिसाब रखना पड़ता है। और जब आपका बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है पैसे, तो वो अमाउंट जो आपके बैंक से आपको मिला, इंटरेस्ट जो आपको मिलता है, उसमें बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं, तो आप अज्यूम करते हैं कि वो बैंक के अकाउंट में ही जमा हो गया। तो बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस आपके पेमेंट ऑफ चेक टू अदर्स, तो दोनों साइड्स में आप इफेक्ट होगा। चेक मिला किसी को और बैंक में डिपॉजिट हुआ एक ही दिन में, तो भी वो दोनों पार्टी पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये आपका जब दूसरी पार्टी डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करता है, तब भी रिकॉर्ड होगा। और जब आपका अकाउंट डिसऑनर होता है, जब किसी ने आपका चेक आपको दिया पर वो चेक पास करने के लिए अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तब चेक डिसऑनर होता है, वो भी नोट किया जाता है। और जब बैंक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट देता है, तो उसको भी नोट किया जाता है। और जब वो डायरेक्टली पेमेंट करता है इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेस सबके, वो भी अलग से नोट किए जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, और डबल और ट्रिपल कॉलम ऑफ कैश बुक का भी बता रखा है। आपके अदर बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमने डिस्कस कर ही लिए थे। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, जहाँ पे आपका जो बैलेंस है बैंक अकाउंट का, या आपका जो बैंक कॉलम ऑफ योर कैश बुक है और जो बैंक अकाउंट आपका अलग से सेपरेटली मेंशन्ड है, ये दोनों कई बार मैच नहीं होते हैं। तो बैलेंस आपका सही हो सकता है पर अलग अलग क्यों दिख रहा है, वो देखने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कई बार हमने चेक इशू कर दिया है पर पेमेंट नहीं हुई है, तो हमने तो रिकॉर्ड कर दिया कि अपने अकाउंट में कि हमने तो इतना पैसे दे दिया, पर बैंक में अभी तक पहुंचा नहीं है वो चेक, तो आपका वो अलग दिख सकता है, बैंक के अकाउंट ज्यादा पैसे दिखा रहा है। आपने चेक रिसीव कर दिया पर अपने बैंक में डाला नहीं है, तो आपके बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में तो दिखेगा कि पैसा आ गया है, पर बैंक में आपने डाला नहीं है, तो बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा अभी तक। आपने चेक रिसीव कर लिया है, डिपॉजिट नहीं किया है बैंक में, तो वो भी वही बात हो गई, या तो आपने बैंक में दिया है और वो अभी तक बैंक ने प्रोसेस नहीं किया, या आपने जमा ही नहीं किया है। तो आपके बुक्स में तो बढ़ गया कि आपने पेमेंट कर ली, पर बैंक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं आया। फिर इंटरेस्ट जो बैंक देता है, उससे भी आपका बढ़ता है बैलेंस। अगर बैंक कोई पैसे इंटरेस्ट और चार्जेस काटता है, तो वहां आपका कम होना है, आपके कैश बुक में आपने कम नहीं किया। अगर कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड्स बैंक कलेक्ट करता है, तो उसके भी इंटरेस्ट लेता है, वो भी दिखेगा। अगर डायरेक्ट पेमेंट कोई हो रही है बैंक से, या किसी और पार्टी से बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं, तो वो भी डिस्क्रिपेंसी आएगी। और डिसऑनर ऑफ बिल्स, अगर कोई भी आपके बिल्स या आपके चेक बाउंस हो गया, तब भी आपके पास प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। कभी भी नॉर्मल एंट्री भी गड़बड़ हो सकती है, तो इसका फायदे ये रहते हैं कि एरर निकल के आ जाता है, आपका क्लियरेंस जो चेक में कोई अगर डिले हो रहा है, वो भी आपको पता लग जाता है, और इससे कोई भी चोरी नहीं कर सकता, ना आपके स्टाफ में ना कोई बैंक में। तो प्रोसेस आपको हिसाब लगाना पड़ता है सब जगह का। बैलेंस आपने देखा है, रीजंस आपको देखना है कि कौन से किसके वजह से आपका अकाउंट में पैसे कमी आ रही है। और आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है, उसके यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, जो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप रीड कर सकते हैं। फिर बात आ रही है ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारे स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस है, और ये हर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में एक क्रेडिट रहता है फॉर एवरी डेबिट, और ऐसा कभी नहीं रहेगा कि कोई भी क्रेडिट हो रहा है बिना डेबिट के। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपका बनता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, तो एडवांटेजेस हैं इसके कि आप चेक कर रहे हैं कि आपका सब सही सही नोट किया गया है कि नहीं, आपका फाइनल अकाउंट्स भी आप प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हेल्प करता है, और आपके एरर्स भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये ट्रायल बैलेंस जो है, ये आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी काम करता है, और एक टाइम में अलग अलग बैलेंसेस भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आप देख सकते हैं, आप जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। ये जैसे मैंने आपको कहा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम में ही पूछा जाएगा। तो अब इसके बाद आपका हम नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।